आज हम लोग साइटोलॉजी के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। ये अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, उनको देखेंगे। हम लोग अभ्यास प्रश्नों को पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद जाया करेंगे जो मेन टॉपिक होगा उसके बारे में हम लोग दिन करेंगे आराम से। तो चलिए अभ्यास प्रश्नों को पढ़ते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इस टाइप में मेन चीज़ क्वेश्चन पे हम लोगों को क्वेश्चन ही देने हैं वहाँ पेपरों में, तो लोगों को क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ना चाहिए। तो पहला अगला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई जो कोशिका। अरे यार ये पेन नहीं चल रहे हैं। तो देखो जो एक सजीव हो गई, चल जा भाई, एक सजीव तथा एक मृत और सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्रमशः होते हैं। तो एक सजीव, अब एक सजीव ले लो और एक मृत ले लो और सूखी हुई कोशिका, एक सजीव कोशिका हो गई, मृत कोशिका हो गई। सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले क्या क्या होते हैं, सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या पाए जाने वाले होते हैं पदार्थ। तो इनने पहला ऑप्शन दे रखा जल व प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट, तीसरा हो गया जल व कार्बोहाइड्रेट, चौथा हो गया जल व लिपिड। तो इसमें से आपको सही उत्तर दिख रहा होगा लगा हुआ, क्या है, जल व प्रोटीन। क्या है इसमें से, जल व प्रोटीन जो है एक सजीव में भी पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, एक मृत कोशिका में भी पाए जाते हैं और एक सूखी हुई कोशिका में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वो है, निम्न में से किस कोशिका में केंद्रीय कला का अभाव होता है। निम्न में से जो नीचे दे रखी है उसमें से कौन सी जैसी कोशिका है जिसमें जो है केंद्रकीय कला होती है उसका क्या होता है, अभाव होता है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर एनाबीना जो एक कोशिका है उसमें जो है केंद्रकीय कला का अभाव होता है। जो एनाबीना एक कोशिका हो गई उसमें जो है केंद्रकीय कला का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज पादप कोशिका का मुख्य घटक है। सेलुलोज होता है, सेलुलोज वो पादप कोशिका का क्या है, मुख्य घटक है। सेलुलोज का निर्माण होता है, सेलुलोज का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या उसमें पता, मतलब क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर बनता है उसका, क्या क्या उसमें कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला है ग्लूकोज अणु की अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी शाखित श्रृंखला से, और बी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज अणु की अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी अशाखित श्रृंखला से, ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध की जुड़ी शाखित श्रृंखला, या ग्लूकोज अणु की बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी अशाखित श्रृंखला। तो आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा होगा लगा हुआ, डी इज द करेक्ट ऑप्शन अपना। इसमें है ग्लूकोज अणु की जो बीटा अणु हो गया उसकी जो 1,4 जो होती है उसकी जो ग्लाइकोसिडिक बंध होते हैं, ग्लाइकोसिडिक क्या होते हैं, बंद होते हैं से जुड़ी जो अशाखित श्रृंखला, इसमें क्या है, अशाखित श्रृंखला बीटा अणु की ग्लूकोज अणु की बीटा जो श्रृंखला हो गई 1,4 वाली ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी हुई अशाखित श्रृंखला से बनता है, क्या बनता है, सेलुलोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सेलुलोज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका, जो जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है, जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है, और कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग है, राइबोसोम। इसमें जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसमें ने बोला कि कौन सा कोशिकांग जो है वो जो है जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला, जो जीवाणु बैक्टीरिया जो कोशिका होती है उसमें पाया जाने वाला कौन सा जो कोशिकांग है, वो कौन सा कोशिकांग उसमें पाया जाता है। हम लोग कोशिकांग पढ़े थे, तो उसमें जो राइबोसोम होता है कोशिकांग वो इसमें पाया जाता है, किसमें, जीवाणु कोशिका में। कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रवस्थाओं का क्रम सही है। अब जो कोशिका का चक्र है उसके संबंध में कौन सी जो प्रवस्थाएं हैं, जो कौन सी अवस्थाएं हो गई या प्रवस्थाएं हो गई, उसका जो क्रम है वो सही है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं G1 G2 S तथा M, S G1 G2 तथा M, G1 S G2 M या G2 S G1 M। तो आपको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, G1 S और G2 M। G2 M यही कोशिका चक्र के संबंध में सबसे सही प्रवस्था का क्रम है। ठीक है, क्या क्रम है, G1 S और G2 M। और इसमें 6th क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस कोशिका में H2A, H2B, H3 तथा H4 प्रोटीन अनुपस्थित होती है। निम्न में से, अब जो निम्न दे रखी है, निम्न में से किस कोशिका में, अभी ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें H2A, H2B, H3 तथा H4 प्रोटीन अनुपस्थित होती है, क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन जो हो गया जीवाणु। अब निम्न में से किस कोशिका में H2A, H2B, H3 तथा H4 प्रोटीन अनुपस्थित होती है। तो आप क्या बोलोगे, बैक्टीरिया में जो H2A, H2B, ठीक है, H2B, H3, H4 प्रोटीन क्या होती है, अनुपस्थित होती है।
ठीक है, कौन सी किसमें होती है, जीवाणु में, बैक्टीरिया में। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की एस प्रवस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। जो कोशिका चक्र होगी उसकी जो एस प्रवस्था होती है उसके दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है, तो डीएनए संश्लेषण, ये ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। जो डीएनए संश्लेषण होता है वो कोशिका चक्र की एस प्रवस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र की एस प्रवस्था के दौरान होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, निम्न में से कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं। निम्न में से कौन से जो कोशिकांग होगा वह कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी है, तो क्या हो गया, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक और जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो जो है कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य वंशागति, जो कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। क्या है, उत्तरदायी है। कौन कौन, हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। देखो हरित लवक भोजन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को, आपको सिंपल से पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, निम्न में से ऑप्शन आपका सीधा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप बोलेंगे निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी है, तो आप बोलेंगे हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया। भ्रूणपोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। भ्रूणपोष जो कोशिका है, भ्रूणपोष जो कोशिकाओं में से कोशिका किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, कोशिका मुक्त निर्माण। जो कोशिका मुक्त निर्माण होता है उसका भ्रूणपोष कोशिकाओं में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, कोशिका का मुक्त निर्माण होता है। क्या होता है, कोशिका का मुक्त निर्माण। ठीक है, भ्रूणपोष के जो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 9th का डी बिल्कुल ठीक है आंसर। और 10th का दे रखा है, ईस्ट में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। जो ईस्ट होता है, जो ईस्ट आपने सुना होगा, एक बैक्टीरिया टाइप में होता है, वो आप किण्वन की प्रक्रिया में यूज़ होता है, ईस्ट आपने नाम सुना होगा। तो ईस्ट जो होता है वो किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, मुकुलन। क्या होता है, मुकुलन जो एक कोशिका जो एक विभाजन होता है, विभाजन के भी कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो उसमें जो मुकुलन ईस्ट जो किस प्रकार से कोशिकीय विभाजन करता है वो कौन सा होता है, मुकुलन के द्वारा, मतलब मुकुलन के प्रकार से कोशिकीय विभाजन करता है। कौन करता है, ईस्ट करता है। 11वां दे रखा है कि शैवाल में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। जो शैवाल होता है, शैवाल उसमें जो किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, तो आप बोलोगे असूत्री विभाजन। क्या होता है, असूत्री विभाजन। इसमें कोई भी मतलब कि एक साधारण सा कोशिकीय विभाजन होता है, इसमें कोई भी मतलब कि कोई भी संख्या नहीं बदलती। इसमें अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड ही रहेगा। ठीक है, नंबर उनका। तो शैवाल में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का, असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में तर्कों का निर्माण होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो तर्कों है उसका निर्माण होता है, कब होता है, मध्यावस्था में। कब होता है, मध्यावस्था में। जो समसूत्री विभाजन है तर्कों का निर्माण होता है, कब होता है, मध्यावस्था में तर्कों का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें बोला है कि अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए पाया जाता है। इसके जो अतिरिक्त केंद्रकीय डीएनए वो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, हरित लवक में तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। तो तभी तो देखो इसमें ए तथा बी दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। जो अतिरिक्त जो केंद्रकीय डीएनए होता है वो किस कोशिकांग, किन कोशिकांगों में पाया जाता है, वो हो गया हरित लवक और एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब 14वां क्वेश्चन है कि रखा है कोशिका प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो कोशिका की जो सभी प्रक्रियाएं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है। आपने पढ़ा था कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस या न्यूसेलस जिसे बोलते हैं, जो केंद्रक के द्वारा ही कोशिका की सभी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं, किसके द्वारा, केंद्रक के द्वारा सभी प्रकार की कोशिकाएं नियंत्रित होती हैं। अब बोला 15वां जो क्वेश्चन हो गया, अब उसमें मध्य पट्टलिका, जो मध्य लैम्बेला है, मध्य पट्टलिका है में होता है। मध्य पट्टलिका में क्या होता है, पैक्टिन होता है। क्या होता है, पैक्टिन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। मध्य पट्टलिका में क्या होता है, क्या बोलोगे आप, पैक्टिन होता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन दे रखा है कि मंड तथा सेलुलोज की इकाई है। और मंड जो हो गया, स्टार्च जिसे बोलते हैं मंड, और सेलुलोज जो हो गया उसकी क्या इकाई होती है, ग्लूकोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका। तो मंड तथा सेलुलोज की इकाई कौन है, ग्लूकोज मंड तथा सेलुलोज की इकाई है। सेलुलोज का पाचन होता है मनुष्य के द्वारा और सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो उसमें नहीं, मनुष्य के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा
यस पशुओं के द्वारा। तो बी और सी, मनुष्य के द्वारा सेलुलोज का पाचन हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ चौपाया जंतु कर सकते हैं सेलुलोज का पाचन। ठीक है, तो जो सेलुलोज होता है उसका पाचन कौन कौन करता है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है और पशुओं के द्वारा होता है। ठीक है, बी तथा सी दोनों के द्वारा होता है किसका पाचन? सेलुलोज का पाचन। ऑक्सीसोम मिलते हैं। ऑक्सीसोम जो एक टाइप के कोई पदार्थ होते होंगे, जो भी होते होंगे, वो किस में मिलते हैं? तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि कोशिका पट्ट जो सेल प्लेट होती है वो किसके द्वारा बनती है? सेल प्लेट किसके द्वारा बनती है? तो आप बोलोगे फ्रेगमोप्लास्ट। जो फ्रेगमोप्लास्ट होता है, कोशिका जो पट्ट जो सेल प्लेट होती है वो किसके द्वारा बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा सेल प्लेट बनती है। किसके द्वारा बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है सेल प्लेट। किसके द्वारा बनती है? कोशिका पट्ट जो किसके द्वारा बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट। फिर से बोलो, किसके द्वारा बनती है? फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा बनती है। हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है। हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक कौन सा है? एंथोसाइनिन। क्या है? एंथोसाइनिन जो है वो हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है। क्या है? अनुपस्थित वर्णक है। हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है। कौन है हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है हरित लवक में अनुपस्थित वर्णक है। जो 21 हो गया, क्रिस्टी किससे संबंधित होती है? जो क्रिस्टी होती है वो किससे संबंधित होती है? तो आप बोलोगे एटीपी संश्लेषण से। जो क्रिस्टी होती है वो किससे संबंधित होती है? एटीपी संश्लेषण से संबंधित होती है। कौन होती है? क्रिस्टी जो है एटीपी संश्लेषण से संबंधित होती है। इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। 22वां है कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। किसका कथन है? किस वैज्ञानिक ने कहा जो कोशिका है, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका के द्वारा ही होती है? किसका कथन है? तो आप बोलोगे कि ये जो है किसका कथन है? विर्चोव का कथन है। किसका कथन है? विर्चोव एक वैज्ञानिक थे, उनका ये कथन है कि कोशिका की उत्पत्ति कोशिका के द्वारा ही होती है। ठीक है, ग्रेना रहित। अब अगला क्वेश्चन है, ग्रेना रहित हरित लवक कहलाता है। जो ग्रेना होता है उसके से जो रहित हरित लवक होता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। जो ग्रेना रहित होता है हरित लवक उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। कोशिकांग। अब अगला 24वां हो गया कि कोशिकांग किस में धसे रहते हैं? जो कोशिकांग होते हैं वो किस में धसे रहते हैं? वो हो गया कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जो होते हैं कोशिकांग क्या होते हैं? धसे रहते हैं। कहाँ धसे रहते हैं कोशिकांग? किस में धसे रहते हैं? कोशिका द्रव्य में धसे रहते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि 25वां की युग्मानुबंध सिनेप्सिस। जो युग्मानुबंध होता है वो किसके दौरान होती है? युग्मानुबंध किसके द्वारा होती है? तो आप बोलोगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। जो युग्मानुबंध होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होती है। जो सिनेप्सिस होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया कि समसूत्री विभाजन में केंद्रक कला गायब हो जाती है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें केंद्रक कला गायब हो जाती है अंतिम पूर्वावस्था में। समसूत्री जो विभाजन में केंद्रक कला किसमें गायब होती है? जो अंतिम पूर्वावस्था होती है उसमें जो है केंद्रक कला गायब हो जाती है। ठीक है, और 27वें में है कि वह कोशिकीय संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव गायब हो जाती है। वह जो कोशिकीय जो संरचना होगी जो समसूत्री जो विभाजन है उसमें सदैव गायब हो जाती है। वह कोशिकीय संरचना जो समसूत्री विभाजन में सदैव गायब हो जाती है क्या होती है? केंद्रक कला। जो केंद्रक कला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगी। जो केंद्रक कला होती है वो समसूत्री विभाजन में क्या होती है? सदैव क्या होती है? गायब हो जाती है। कौन गायब हो जाती है? केंद्रक कला। केंद्रक कला होती है वो सब हमेशा जो है गायब हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि जो समसूत्री विभाजन में डीएनए का द्विगुणन होता है। जो समसूत्री विभाजन है उसमें डीएनए का द्विगुणन होता है तो अंतरावस्था में होता है। समसूत्री विभाजन में जो डीएनए का द्विगुणन होता है वो अंतरावस्था में होता है। किसमें होता है? अंतरावस्था में होता है। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जो केंद्रकीय विभाजन का अर्थ है। केंद्रकीय जो विभाजन होता है उसका अर्थ है, क्या अर्थ है? केंद्रक का दो में विभाजन। सॉरी, केंद्रकीय विभाजन जो हो गया केंद्रक। अब आप देख लो, जैसे कि मान लो ये केंद्रक है, इसका विभाजन होगा जो केंद्रक का दो में विभाजन। किसमें? दो में विभाजन क्या हो गया? क्या हो गया? केंद्रकीय विभाजन। क्या हो गया? केंद्रकीय विभाजन।
ठीक है, तो केंद्रक का 2 में विभाजन क्या हो गया, केंद्रकीय विभाजन। अगला क्वेश्चन है कि जो है अर्धसूत्री विभाजन में उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन सामान्यतया पूर्ण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में उपांति भवन कब समानता कब पूर्ण होता है, डाइकाइनेसिस, जो डाइकाइनेसिस होता है उसमें पूर्ण होता है। अर्धसूत्री जो विभाजन मियोसिस, अरे जो मियोसिस होती है, मियोसिस आपने सुना होगा, जो मियोसिस होती है। अर्धसूत्री विभाजन देख लो आप, अर्धसूत्री विभाजन में उपांति में जो टर्मिनलाइजेशन होता है सामान्यतः कब पूर्ण होता है, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस जो होता है, डाइकाइनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन उपांति भवन क्या होता है, सामान्यतः पूर्ण होता है। क्या होता है, उपांति भवन सामान्यतः पूर्ण होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है। जो कायिक कोशिका होती है उसमें किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन का। समसूत्री विभाजन हो गया, उसमें कायिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकीय विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिका, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस होता है। और बाकी जितनी होती है उसमें क्या होता है, मियोसिस। वेजिटेटिव जो होती हैं कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि संगठित केंद्रक विहीन कोशिका, जो संगठित, जो एक संगठित केंद्रक जो विहीन है, जिसमें संगठित केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, तो वो कौन सी कोशिका है, तो आप बोलोगे जीवाणु कोशिका और शैवाल कोशिका, ए तथा बी, जीवाणु कोशिका तथा साइनोफाइसी। जो साइनोफाइसी कोशिका है वो इसमें जो ए तथा सी है वो दोनों, मतलब बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। जो जीवाणु कोशिका, जो साइनोफाइसी कोशिका है वो संगठित केंद्रक विहीन कोशिका होती है। शैवाल में तो पाया जाता है संगठित केंद्रक, परंतु जो जीवाणु कोशिका, जो बैक्टीरिया कोशिका होती है, और जो साइनोफाइसी जो कोशिका होती है, इन दोनों में संगठित केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। तो संगठित केंद्रक कोशिका नहीं पाया जाता है, संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ भी सकता है। 1 से 10 माइक्रो जो होती है वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई होती है। ठीक है, कितनी होती है, 1 से 10 माइक्रो। वृत्तीय डीएनए पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जो वृत्तीय डीएनए वो कहाँ पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है। ई कोलाई में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, मतलब इन सभी में ही पाया जाता है। क्या, वृत्तीय, जो वृत्तीय डीएनए होता है, अरे जो डीएनए नहीं होता है यार, ये ऐसे बना होता है सर, जो डीएनए सर ऐसे होगा, जो डीएनए होता है इस प्रकार का, जो डीएनए होता है ये इस टाइप पे होता है डीएनए, ये बने होते हैं ये। तो इस टाइप का जो डीएनए होता है वो इन सब में पाया जाता है। किन किन में पाया जाता है, किन किन में पाया जाता है, ई कोलाई में भी पाया जाता है, और हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और क्या हो गया, और किस में पाया जाता है, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ई कोलाई में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में भी। ठीक है, जो द्विरज्जुक आरएनए, अब इसमें बोला वृत्तीय डीएनए से बता दिया, द्विरज्जुक आरएनए कहाँ पाया जाता है ये जरा बताना, आपने उनने बोल दिया किसी ने, तो आप बोलोगे जो रेट्रोवायरस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, द्विरज्जुक आरएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, रेट्रोवायरस में रज्जुक आरएनए पाया जाता है। सबसे अधिक कायिक गुणसूत्रों की संख्या 1262 किसमें अंकित की गई है, फर्न का जो पौधा होता है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक जो है 1262 गुणसूत्रों की संख्या होती है, उसमें अंकित गई। किसमें करी गई है, फर्न के पौधे में अंकित करी गई है। ठीक है, फर्न के पौधे में अंकित करी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रोकैरियोट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोट से संबंधित है। जो नीली हरी शैवाल है वो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उससे क्या होता है, उससे क्या है, ये संबंधित है। क्या है, ये संबंधित है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आप बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपने बोला जो कवक की कोशिका है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है। कोशिका भित्ति जो कवक की कोशिका होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और कौन कौन से इसमें गलत है वो भी पढ़ लेते हैं। एस्कोमाइसीट्स क्या होते हैं, अगुणित कवक है, गलत है ये। ईस्ट एक अकोशिकीय बेसिडियोमाइसीट्स है, ये भी गलत है। अपूर्ण कवकों में लैंगिक जनन होता है, ये भी गलत है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया।
कोशिका विभाजन के दौरान तर्क तंतु संगनित गुणसूत्र में के एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं। इस भाग को कहते हैं काइनेटोकोर। जो काइनेटोकोर होता है, जो कोशिका विभाजन हो गया के दौरान जो तर्क तंतु संगनित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं, जो एक अत्यधिक भाग से जुड़े रहते हैं, जो गुणसूत्र का संगनित तर्क तंतु के जो संगनित गुणसूत्र जो अत्यधिक विभेदित भाग होता है उसके जुड़े रहते हैं। कौन सा भाग हो गया? काइनेटोकोर हो गया। जो काइनेटोकोर हो गया वो सबसे ज़्यादा उससे जुड़े रहते हैं। उस भाग का नाम क्या होगा? काइनेटोकोर हो गया। ठीक है। जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। जो जंतु कोशिका होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है? जो साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम पर। जो राइबोसोम होता है वो देखो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसमें? जंतुओं में। तो क्या हो गया इसमें? बताया कि साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित राइबोसोम ही जो करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण होता है जंतु कोशिका में। ठीक है। केंद्रक बाह्य जीन पाए जाते हैं। केंद्रक बाह्य जीन किसमें पाए जाते हैं? हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक बाह्य जीन पाए जाते हैं। केंद्रक बाह्य जीन किसमें पाए जाते हैं? हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है किसमें? इन सभी में अनुपस्थित। नॉन स्टॉप में भी अनुपस्थित होती है, क्लास्ट्रिडियम में भी उपस्थित होती है, माइक्रोप्लाज्मा में तो उपस्थित होती ही है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया चैप्टर। यहाँ पे इसके अभ्यास प्रश्न भी खत्म होते हैं। आज अभ्यास प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए, अच्छे समझ में आया होगा। आप एक बार इसे रिपीट करके एक बार कान में फास्ट टैग लगा के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 42 क्वेश्चन है, आराम से अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब अगला आएगा, अब केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आएगा और फिजिक्स का पहला चैप्टर आएगा और फिर इसका अनुवांशिकता आएगी और जंतु विज्ञान से भी पहला चैप्टर आएगा। अभ्यास प्रश्न पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे अब कि अभ्यास प्रश्न ही आते हैं। को चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन अभ्यास प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए।